स्वच्छ मन, स्वच्छ तन, स्वच्छ धरा, स्वच्छ वतन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के बीच बहस कार्यक्रम में। भारत जैसा देश जहां देखा जाए तो हर घर में रोज 1 से 2 बार सफाई होती है। त्योहारों में, घर के हर छोटे बड़े काम में सफाई हम सभी की प्राथमिकता होती है। कोई मेहमान घर आए और घर अस्त व्यस्त हो तो हमें बेहद बुरा लगता है, लेकिन जब बात आती है हमारे देश की तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जन जन से अपील करनी पड़ती है कि आप साफ सफाई रखिए। 2014 का वो दिन गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के एक स्वप्न देखा और हम सभी को भी दिखाया, स्वच्छ भारत का स्वप्न। और आज इतने वर्षों बाद भी वो जन जन से अपील कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं चारू शर्मा आज इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर के स्वच्छता एवं स्वास्थ्य नीति चेयरमैन श्री अभय पुरोहित जी। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। चारू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा दूरदर्शन का, जिन्होंने ऐसे जन जन से जुड़े हुए विषय को लेकर स्वच्छता का विषय, स्वच्छता का स्वप्न महात्मा गांधी जी ने अपनी आज़ादी, देश की आज़ादी के पहले से देखा और आज तक देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ को देख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले सभी लोगों का धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि इस ऐसे सारगर्भित विषय को लेकर आपने आज बीच बहस कार्यक्रम रखा है, जिसमें आज हम लोग देखें कि जब देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, स्वच्छता का आह्वान किया, तो लोगों ने उस समय एक मजाक में इस चीज़ को लिया कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि देश के प्रधानमंत्री को एक इतनी छोटी सी चीज़ के लिए आह्वान करना पड़ रहा है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि उस आह्वान का इतना फर्क पड़ा कि लोगों के उसमें लगभग 80% परिवारों में उस स्वच्छता के आह्वान को लोगों ने लिया और आज उन्होंने लेके आज हमारे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, कहीं भी होते हैं, हम कहीं जाते हैं तो कागज़ को अगर हम कोई भी कूड़े को या कहीं पे बाहर डालते हैं तो वो हमारे को टोकते हैं कि नहीं, यहाँ नहीं, आप इसको यहाँ डालिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उस आह्वान का परिणाम ये कि आज लोगों के अंदर जागरूकता आई है। लेकिन मेरा आपको इसके साथ भी कहने में, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसी क्या आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि देश के प्रधानमंत्री को इस चीज़ के लिए आह्वान करना पड़ रहा है। जिस प्रकार होली का त्यौहार हो, दीपावली का हो या अपने घर की बात हो, तो हम अपने घर को साफ सफाई करते हैं, स्वच्छता रखते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा घर बहुत सबके मन में होता है कि हमारा घर जो है बिल्कुल स्वच्छ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। लेकिन परंतु जब जैसे ही अपन घर के बाहर से निकल के बात करते हैं तो वो ये कंसेप्ट, उनको अपना शहर भी उनको अपना घर समझना चाहिए और उसको स्वच्छ रखना चाहिए, परंतु होता इसके विपरीत है। लोग अपने घरों पर जो कचरा होता है उसको उठा के बाहर रख देते हैं और बाहर रखने के बाद में एक आदमी जब उसको देखता है कि यहाँ कचरा पड़ा हुआ है तो दूसरा आदमी आता है वो डालता है, तीसरा आदमी आता है वो डालता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कुछ लोग हैं और कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से भी हुआ कि जब अपन बात कंपैरिजन करते हैं कि देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है, विकसित देशों की श्रेणी में जा रहे हैं, लेकिन जब हम तुलना करते हैं तो विदेशों के अंदर आप देखिएगा कि वहाँ पर आज हमारे पास घर में कचरा लेने के लिए 2 बार गाड़ी आ रही है, लेकिन विदेशों के अंदर सप्ताह में 1 बार आती है। उसका भी एक टाइम फिक्स होता है और उसमें भी व्यक्ति को अपना गीला कचरा, सूखा कचरा, मेडिकल वेस्ट, बायो वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उनको अपना अलग अलग रखना पड़ता है। अगर किन्हीं कारणों से वो उस समय को चूक जाते हैं तो उनको नेक्स्ट वीक तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर लोगों की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है कि इसको अपन आज नहीं आया कचरा वाला तो उसको उठा के पब्लिक प्लेस पे, सार्वजनिक स्थल के ऊपर हम डाल दें। तो मेरा तो आज बहुत अच्छी बात है कि स्वच्छता पखवाड़ा पर अपन ने आज इस बीच बहस में बैठे हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि लोग अपने जिस प्रकार घरों को स्वच्छ रखने की कल्पना करते हैं और स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही उन लोगों को अपने शहर को, अपने देश को भी स्वच्छ रखना का वो रखना चाहिए और उसमें अपना सहयोग देना चाहिए। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि विदेशों में जो लोग हैं वो सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और वहाँ चाहे हफ्ते में 1 बार कचरा लेने के लिए कोई आता है तो लोग उसका इंतज़ार करते हैं, उसी समय पर जाकर कचरा डालते हैं। यहाँ पर हर रोज़ ऊपर आते हैं, फिर भी आपको लगता है कि क्या लोग उसी ऊपर में कचरा डाल रहे हैं या उनको इतनी जानकारी है कि गीला कचरा अलग रखना है, सूखा कचरा अलग रखना है या जो चिकित्सीय अपशिष्ट है उसको अलग से फेंकना है? देखिए चारू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समय समय पर
नगर निगम के माध्यम से भी और भारत सरकार के माध्यम से भी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने आह्वान किया और उन्हें गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग करने का वो किया। लेकिन बहुत सारी जो है वही बात वापस आ जाती है कि वो लोग आह्वान कर रहे हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसको इम्प्लीमेंट करेगा जो डोमेस्टिक यूजर है, कॉमर्शियल यूजर है, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। आज भी हम आज़ादी के 75 वर्ष के बाद में हम लोग खड़े हुए हैं, आज भी हम कचरों का पृथकीकरण नहीं कर सके। इसके लिए समय समय पर नगर निगम द्वारा कचरा को पृथकीकरण के लिए गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, नीला डस्टबिन रखना है, हरा डस्टबिन रखना है, इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाई जाती है, आईईसी इसमें की जाती है। उसके अलावा जो हमारे निगम के वेंडर्स हैं जो घर घर जाके कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी समय समय पर जब वहाँ पे डोमेस्टिक यूजर के यहाँ से कचरा उठाते हैं तो उनको बताते हैं कि आप गीला कचरा अलग रखें, सूखा कचरा अलग रखें। लेकिन जो आम व्यक्ति की प्रैक्टिस है वो उस प्रैक्टिस में नहीं आया। जब तक हमारी इच्छा शक्ति नहीं होगी, आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा इंदौर का। इंदौर के अंदर मैं गया, वहां पर मुझे जाने का अवसर मिला, तो मैंने एक शॉप पे कचौरी खाई और चूंकि जयपुर का आदमी हूं तो वो मेरी आदत वैसी खराब रही, मैंने उसको फेंक दिया। तो मेरे को तुरंत दुकानदार ने कहा कि आप इसको उठाइए और डस्टबिन के अंदर डालिए। तो ये इच्छा शक्ति घरेलू व्यक्ति के साथ साथ जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जो हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उन लोगों को भी रखनी पड़ेगी कि जो उन लोगों के आ रहे हैं। आज अगर हम जब बाहर निकलते हैं तो जयपुर के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स का इतना ज़्यादा वो हो गया, स्ट्रीट उसमें लोगों का वो हो गया कि शाम के समय खड़े होकर वहाँ पर खाना ये करना। अब उन लोगों ने ठीक है वो कर लिया, स्ट्रीट अपनी वेंडर्स की वो भी बनी हुई है, सारी पॉलिसीज है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर भी यही समस्या आती है कि संसाधन नहीं है, या लोगों में अवेयरनेस नहीं है, या तो वो लोग डस्टबिन रखते नहीं है, डस्टबिन रखते हैं तो वो भर जाते हैं, तो उनको दूसरी जगह खाली करने के लिए क्या उसका विकल्प है वो उनके पास में मौजूद नहीं होता। सामान्यतः हमारा शहर में, आपको वापस आज एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डोमेस्टिक यूजर्स जो हैं, जो घरेलू उपभोक्ता हैं, उनके द्वारा कचरा इतना नहीं फैलाया जा रहा जितना कॉमर्शियल उसकी वजह से रहा है। शाम को 5 बजे जब निगम के डोर टू डोर का हुपर काम करना बंद कर देते हैं, उस समय ये 5 बजे बाद जो रेडी ठेले वाले हैं, स्ट्रीट जो है, ये लोग, इनका काम शुरू होता है और रात को 10 बजे 11 बजे इनका काम लगभग खत्म होता है। तो उस समय इनके पास में प्लास्टिक जो भी इनका वेस्ट है वो इतना इकट्ठा हो जाता है कि उसको अपने घर तो लेके जाते नहीं है। तो ये ऐसे में क्या करते हैं कि उनको उठा के ओपन जो अपनी मुख्य सड़कें हैं, सड़क मार्ग है, वहां पर खाली कर देते हैं। तो मतलब बात यह है कि जागरूकता तो बड़ी है, लेकिन कुछ नियम ऐसे सख्त होने चाहिए कि लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएं। बिल्कुल, कि जो भी वेंडर्स हैं, जो भी छोटे मोटे ठेले लगाते हैं, जितनी भी सब्जी मंडियां हैं, सबसे ज़्यादा कचरा हमें वहीं पर देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जाने के बाद उन सारे लोगों को कुछ ऐसे नियमों से बांधा जाए कि वो मजबूर हो जाएं कि उन्हें साफ सफाई रखनी ही है, तो शायद कुछ बदलाव हो सके। नहीं चारू जी, इसके साथ साथ मैं आपकी इस बात में, आपने बहुत अच्छी बात की, इसी बात में मैं एक बात भी जोड़ना चाहता हूँ। हमने जो घरेलू उपभोक्ता हैं, जो घर, उनके लिए तो हमने एक योजना बना दी कि घर पर हुपर आएगा और हुपर आने के बाद में उसके ऊपर जिंगल बजेगी। उस समय अपने को अपना गीला और सूखा कचरा अपने को लेके जाना है और वहाँ उनको अलग अलग डालना है। लेकिन हम एक चूक कर रहे हैं जयपुर में। आज जयपुर की आबादी जो है वो 50 लाख से ऊपर की आबादी हो गई। ऐसे में पूरे राजस्थान का केंद्र जयपुर हो गया। बाहर के जो दूसरे प्रदेशों के शहर हैं, वहाँ से भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, यहाँ पर आके रहने लगे। यहाँ पर बहुत तरीके की कोचिंग्स वगैरह हो गई। लेकिन हम लोगों ने उनके लिए एक स्पष्ट और ठोस नीति बनाने में हम नाकाम रहे। जो कॉमर्शियल वेस्ट है उसको उठवाने के लिए मैं तो जब निगम की भी मीटिंग होती है तो उसके अंदर मैं बार बार मैंने मेरा प्रपोजल बना के दिया हुआ है कि जब हम उन लोगों का काम शुरू होता है जब निगम अपना काम समेट चुका होता है, यानी 3 बजे 4 बजे निगम अपने संसाधनों को वापस अपने गैराज में बुला लेता है। अब हमने चूंकि एक प्रोविजन कर रखा है कि 25% जो दिन भर के संसाधन है उसके बाद में वो 25% निगम के कॉमर्शियल उसके लिए जाएंगे। लेकिन वो कब जाते हैं? 6 बजे 7 बजे। और आपका जो कचरा आता है, जो भी दुकानों का कचरा है, रेस्टोरेंट्स का कचरा है, गन्ने वाले जो ये होते हैं, ये सारे लोग होते हैं, ये लोग रात को 10 बजे 11 बजे। तो मेरा ये कि इनसे एक शुल्क लिया जाए, इनके लिए एक नीति बने जो 9 बजे 10 बजे बाद निगम के संसाधन वहां जाएं और जो स्ट्रीट लाइटें जो वेंडर्स हैं उनकी पहचान हो, उनको एक पहचान। जैसे अभी मुरलीपुरा और मालवीय नगर जोन के अंदर हमने RFID कार्ड्स लगाए, हर घर की एक पहचान हो गई। वो आदमी ऐप पे जाके देखेगा कि उसका कचरा कितने बजे उठा,
कितने बजे उसका वो आया और कब लेके गया, नहीं लेके गया और उसके पास में फेक मैसेज आ गया तो उसकी रिपोर्ट कहाँ करे। तो इस प्रकार की उनको नीतियां आइडेंटिफाई बनती हैं। करके और उनके लिए की योजना बनाई जाए, उनके पास में वो जाए 7 बजे बाद 8 बजे बाद। तो निश्चित रूप से अगर ये ओपन डिपो और कॉमर्शियल वेस्ट के लिए हमने कोई ठोस कचरा प्रबंधन नीति बना ली तो हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। ठीक है अभय जी, नीतियों की बात तो हो गई कि नीतियों की कमी है और कहीं ना कहीं प्रबंधन में अगर हम थोड़ी सी मजबूती और दिखाएंगे तो शायद तस्वीर बदल सकती है। लेकिन ये तो हुई जयपुर की बात, हमारे आसपास की बात। जब इसका बड़ा विजन देखते हैं तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता की बात शुरू करी थी तो उन्होंने नमामि गंगे योजना का बहुत बढ़ चढ़ कर जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि गंगा, भारत एक ऐसा देश है जहां नदियां हमेशा से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं, पूजनीय है हमारे लिए। तो ये सारी नदियां, इनको साफ करने के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो किस हद तक सफल हुई हैं, और अगर नहीं सफल हुई हैं, वो प्रयास कारगर नहीं साबित हो रहे हैं, तो उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? देखिए, वर्ष 2014 में माननीय मोदी जी ने गंगा वाला पूरा इस अभियान को चलाया और लगभग 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए आरक्षित किए गए और इसकी एक फ्लैगशिप योजना के तहत इसको चलाया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उनका अभियान बहुत सफल रहा। केंद्र सरकार के अंदर मंत्रालय बना, उनके एक मंत्री हैं, पूरा मंत्रालय काम कर रहा है और आज उसी में उसमें अलग अलग तरीके से उसमें किए गए। सीवरेज प्लांट्स के लिए अलग किए गए, नदी की सफाई के लिए अलग किए गए, जो शौच और वो थे वहां पर किए गए। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये इस पूरे अभियान को चला, आज हम लगभग 9 वर्ष के उस पर हम लोग खड़े हुए हैं। तो धन्यवाद देना चाहूंगा मैं माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने जो इस अभियान को चलाया उसमें अपितु पर्यटक ही नहीं, आप देखिए जो घाट पहले ऐसे होते थे कि वहां पे खड़ा रहना मुश्किल होता था, उन घाटों की सफाई, उन घाटों को पर्यटन के साथ में जोड़ा गया। आज बनारस और वाराणसी इसके साक्षात उदाहरण है। आज वहां पर लोग आ रहे हैं, जो लगभग 56 से अधिक स्थानों को चिन्हित किया गया और उनको सीवरेज प्लांट लगा दिए गए। लगभग 100 से अधिक अभी ऐसे स्थान हैं जहां पर सीवरेज इनका ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है। लगभग 1426 पंचायतों को चिन्हित किया गया है जो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहां से माँ गंगा नदी बहती है, वहां पर उन पंचायतों को चिन्हित करके और वहां पे शौचालयों का निर्माण वहाँ का उनके पास उनकी पंचायतों के माध्यम से करवाया गया। उन पे वहाँ पर शमशानों के जो मोक्षधाम थे उनका निर्माण करवाया गया, कि जो घाटों पर पहले होता था कि आपको सारी चीज मालूम ही है, जी, जी। उन चीजों पर रोकथाम की गई। तो आज इनके माध्यम से हुआ जो अपने वहाँ पे वन क्षेत्र जो वनीकरण था, उस वनीकरण को उसके अंदर बढ़ाया गया कि वहाँ पे जो और है जो नदियों का कैचमेंट वो था, उस प्रवाह को किया गया। तो मतलब निश्चित रूप कार्य से हुआ है इस बिल्कुल कार्य, बहुत इस योजना हुआ है। और के हम तहत। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत हमने पूर्ण कर लिया, लेकिन हम बहुत संतुष्टिदायक उस पे पायदान पर खड़े हैं कि आज इस अभियान में सफलता मिली है। लोगों में अवेयरनेस आई है। जिस प्रकार गंगा नदी के घाटों का या गंगा नदी की हालत खराब थी कि लोगों ने सीधे सीवरेज के पॉइंट्स जो है गंगा नदी में जोड़े हुए थे, आज उसके ऊपर बहुत हद तक रोकथाम हुई है। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि अगर इस पे इसी प्रकार काम चलता रहा तो एक दिन बिल्कुल स्वच्छ गंगा नदी का जो हम लोगों के मन में एक धारणा माँ गंगा के प्रति है, वो हमारी बरकरार रहेगी और वो स्वरूप हमको देखने को मिलेगा। अभय जी, कॉमर्शियल वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, इस तरीके के कई प्रकार के अलग अलग वेस्ट हैं। लेकिन अगर एक आम जन के नज़रिए से मैं देखूं तो हम सभी इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स। अगर ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएं तो हमारे पास वो कौन सा तरीका है जिससे हम इनका निस्तारण कर सकते हैं, इनको डिस्कार्ड कर सकें? वो सही मेथड क्या होना चाहिए और आमजन को इस बारे में कितनी सूचना है कि अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ख़राब हो जाता है तो वो उसको कहाँ फेंकें? उसके लिए कौन सी जगह बनाई गई है? देखिए, इसके लिए बहुत अच्छी बात है, केंद्र सरकार ने तो इसके ऊपर काम किया है ई वेस्ट के इकट्ठा करने के लिए, कि जो भी ई वेस्ट है हर चीज़ की अपनी एक उम्र होती है। एक उम्र होने के बाद में जब तक हम उसको कर रहे हैं, जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है तो उसको हम हमारे या तो घर पे रखते हैं और फिर जब दिवाली की या कोई ऐसी सफाई का काम आता है तो हम उसको निकाल के और घर के बाहर उसको डंप कर देते हैं। लेकिन इसमें केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जन जागरण का काम किया गया है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आम जन के और केंद्र सरकार के बीच में एक कड़ी है राज्य सरकार की। राज्य सरकार द्वारा इस में कोई स्पष्ट नीति बनाई नहीं गई और उनको विकल्प नहीं दिया गया। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार का हमारा घर का कचरा है,
इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वैसे ये भी एक ई वेस्ट है। और जिस तेजी से आधुनिकीकरण के उसमें जिस तेजी के साथ में ई वेस्ट का वो बढ़ा है कि घर के अंदर हर चीज हम लोग मशीनों पर आधारित होते जा रहे हैं और रोज नया अपडेट आता है। हर 5 साल 10 साल में, जैसे मैंने आपको पूर्व में कहा कि उसकी एक उम्र होती है, उसके बाद में वो चीज़ हट जाती है और उसके विकल्प के रूप में आ जाता है। तो निश्चित रूप से आम जन को इसके ऊपर वो करना चाहिए। जैसे विदेशों में भी होता है कि आप कहीं पे भी देते हैं, कोई आपने इकट्ठा करके कुछ चीज़ दिया तो उसके बदले में आपको रिवार्ड्स मिलते हैं। तो इस प्रकार की कुछ योजनाएं लानी चाहिए जिससे आम आदमी का उसमें जुड़ाव हो, आम आदमी की पहुंच वहां तक हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा चारू जी कि ये आज जब मैं इससे मुझे कोई नहीं है, मैं बहुत स्पष्टता से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जब मैं निगम का पार्ट बना, निगम से मैं जनप्रतिनिधि के तौर पे जुड़ा, तब मुझे मालूम चला कि इस प्रकार की कचरा होता है। बायो वेस्ट अलग होता है, मेडिकल वेस्ट अलग होता है, गीला कचरा अलग होता है, सूखा कचरा। तो आम जन को अभी तक इस बारे में मालूम ही नहीं है। तो एक व्यापक स्तर पे जन जागरण चलाया जाए और सरकार ने इसके लिए प्रोविजंस किए हुए हैं, आम जन तक इसको पहुंचाया जाए। तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि भारत की जनता इन सब चीज़ों को स्वीकार करेगी और इसमें अपना बढ़ चढ़कर सहयोग देगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की आपने बात करी, और जहां तक हम सभी जानते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और आने वाले कुछ वर्षों में हम डेवलपिंग की चरम सीमा पर होंगे। तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज, कितनी सारी फैक्ट्रीज, कितनी सारी रिफाइनरीज आए दिन हर शहरों में, हर प्रदेश में लग रही हैं और उनका सारा कचरा जो है वो वहाँ के आसपास के नदियों में जाता है। और ये बहुत सारी जगहों पर बहुत ही मोटे तौर पर देखा गया है और इसके लिए कोई ब्लॉकेज का सिस्टम नहीं है कि आप इस चीज़ को रोक सकें। या तो उन लोगों को वो लाइसेंस नहीं दिए जाएं जिनके थ्रू वो अपनी फैक्ट्रीज और रिफाइनरीज खोल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा किया जाए कि फैक्ट्रीज और रिफाइनरीज से जो कचरा निकलता है उसके लिए अलग से माध्यम बनाया जाए जिससे कि वो कचरा जो है वो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी जगह पे जाए। क्योंकि अगर वो नदियों में जाता है तो वो सारी नदियों से हमारी बॉडी में आता है, उसके बाद हमारी बॉडी में केमिकल्स की मात्रा बढ़ती है जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। तो ये पूरा जो सर्किल है इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या क्या योजनाएं इसके लिए बनाई गई हैं? देखिए, इसमें एनजीटी भी इसमें बहुत सक्रिय है और इस ठोस कचरा प्रबंधन नीति के तहत इसके अंदर है कि जिस प्रकार जो शहर हैं वो औद्योगिक नगरियों के अंदर तब्दील होते जा रहे हैं और जब उनको ऐसा नहीं है कि प्रोविज़न नहीं है, पूरा प्रोविज़न है। जब वो लोग अप्लाई करते हैं लाइसेंस लेने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर नॉर्म्स में होती हैं, लेकिन वो वही चीज़ आ जाती है इच्छा शक्ति। वो सब चीज़ें उनकी वो महज एक कागज़ की खाना पूर्ति होके वो चीज़ें सारी रह जाती है। अब मैं आपको नमामि गंगे वाला अपने सामने प्रोजेक्ट है ही, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपन ज़्यादा दूर क्यों जाए, अपन जयपुर की बात करते हैं। जयपुर के अंदर द्रव्यवती नदी जो अपनी है, इसके अंदर जब 2018 की जब उससे पहले की सरकार थी, उस समय इस पूरे प्रोजेक्ट को लिया और एक द्रव्यवती रिवर फ्रंट के नाम से इसका वो दिया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा आज भी आप सांगानेर की जो छपाई के रंगाई के कारखाने हैं, आप ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप वहीं जाके देख लीजिए। वहाँ उनका जो केमिकल है, वहाँ जो उनका वेस्ट है, वो सारा उसके अंदर हो रहा है। और जैसा आपने कहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें होता क्या कि वो सारा वेस्ट जाके इस नाले का स्वरूप बिगाड़ दिया, नदी को नाला कर दिया। मैं नाला ही कह रहा हूँ क्योंकि वो नाला ही है, ठीक है, उसके अंदर भेज दिया। अब वहाँ पर इन सब की तो अवहेलना हो ही रही है, लेकिन लोगों के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है कि उस पानी से लोग अपने नालों के अंदर और खेतों के अंदर सिंचाई कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जो केमिकल और जो वेस्ट है उनका रंगाई छपाई का, उसके अंदर से पानी में हो रही है। अब होता क्या है कि वो सब्जियों में चमक आ जाती है केमिकल के पानी से, और इससे तो लोगों को लगता है कि ये बहुत फ्रेश सब्जी है, ताज़ा सब्जी है, लेकिन उसका विपरीत हमारे ऊपर भयानक बीमारियां, कैंसर हो गई, ये हो गई, ये सारी चीजें आ रही है। तो हमारे को इन सब चीजों की रोकथाम करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनजीटी ने जयपुर में 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, लेकिन बस ये है कि नियमों की पालना नहीं हो रही। जी अभय जी, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ एक छोटी सी चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगी कि हमारी जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं और जितनी भी ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनका कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम में कहीं ना कहीं उनका दुर्व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है या उनके हेरिटेज के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि वो भी तो एक तरीके का ऐसा ही मुद्दा है जो सफाई के अंतर्गत आता है, और वहाँ पर भी जब पर्यटक घूमने जाते हैं तो कचरा फैलाने लगते हैं या दीवारों पर कुछ कुछ कलाकृतियां बनाने लगते हैं,
और ये आप कहीं पर भी चले जाइए आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे रोका जाए? देखिए वही बात है, अब अभी अपन बात कर रहे थे मेडिकल वेस्ट की, सूखे कचरे की, गीले कचरे की और औद्योगिक कचरे की। मैं आपको इसी ये कहूंगा कि ये भी एक पर्यटन कचरा है ना। जयपुर की पहचान गुलाबी नगर में और जो हेरिटेज सिटी के रूप में है। यहाँ पर विभिन्न देशों से पर्यटक आते हैं, टूरिज्म के हिसाब से आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो उनको ये देखने के बाद ये लगता है कि भाई वो जयपुर की क्या कल्पना लेकर आए और यहाँ पर लोगों ने क्या हश्र कर रखा है। उसके पीछे लोग जो आ रहे हैं वो अपना जो भी कुछ खा रहे हैं वो वहाँ डाल दिया, डस्टबिन उनसे थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन वो वहाँ पर इतनी जहमत नहीं उठाते कि वो वहाँ जाके डस्टबिन के अंदर डाल दें। पर्यटक स्थल पे जो अपने धरोहर हैं उनके ऊपर कोयले से कुछ लिख दिया या अपने पत्थर से कुछ लिख दिया। तो यही ये मानसिकता की बात है। जब तक हम लोग हमारे शहर को स्वच्छ, पर्यटन स्थल भी अपने शहर के ही है, तो जब तक हम इस बात के लिए नहीं होंगे, संकल्पबद्ध नहीं होंगे कि हमको हमारे शहर को स्वच्छ रखना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जयपुर में अगर लोगों ने ये चीज ठान ली कि हमको स्वच्छ, हमारे पास अभी इस समय की थोड़ी सी कमी है, तो आज के इस जो बीच बहस कार्यक्रम है उसमें मैं बस इतना ही जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि हम सभी के लिए सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम अपने आसपास, अपने देश, अपने घर और अपने प्रदेश को साफ तभी रख सकते हैं जब हम अपने आसपास के जगह को अपना समझें। और आज अभय जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।